समंदर में देखिए हिंद के लड़ाकों को मिलेगा आधुनिक फाइटर जेट्स का साथ। हिंदुस्तान की नौसेना को स्वदेशी हाईटेक फाइटर जेट्स से लैस करने की तैयारी कर ली गई है। स्वदेशी तकनीक है ये, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी फाइटर जेट्स बनाने की भी तैयारी पूरी है। लहरों पर सवार हिंद का सबसे घातक हथियार। इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हर वक्त तैनात रहते हैं घातक लड़ाकू विमान। अब स्वदेशी फाइटर जेट से लैस होंगे समंदर के ये लहरों के योद्धा। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनेंगे भारत में बने हाईटेक फाइटर जेट्स। नौसेना ने कर ली है पूरी तैयारी। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होंगे स्वदेशी तकनीक से बने आधुनिक फाइटर जेट्स। तीन तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान पर दुश्मनों की समुद्री साजिश का खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। नौसेना दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और यही वजह है कि हिंदुस्तान की समुद्री सरहदें हर वक्त महफूज रहती हैं। अब नौसेना ने आने वाले वक्त की चुनौतियों को भांपते हुए उससे निपटने की भी पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर स्वदेशी तेजस की लैंडिंग से नौसेना की तैयारियों की झलक दिखने लगी थी। अब नेवी चीफ ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में नौसेना भारत में ही बने आधुनिक फाइटर जेट से लैस होगी। ये आधुनिक विमान दुनिया के किसी भी दूसरे फाइटर जेट को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। इसके लिए नौसेना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स तैयार कर रही है। इसके लिए एचएएल और डीआरडीओ मिलकर नेवी के साथ काम कर रहे हैं। साल 2026 तक इस फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तैयार कर दिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 2032 तक देश में ही फाइटर जेट बनने लगेंगे। LCA Navy trials have been very successful. It's a very modern aircraft, very capable aircraft. Only thing is that we have very limited numbers. We have only ordered for 3 of them, basically for the trials and for developing the confidence, developing the technology, and so on. Since for the capability we want, for operational capability, we wanted the envelope to be expanded in its range of operations, the all of it that can go, the endurance and things like that. So we are looking at a program called the Twin Engine Deck Based Fighter, which is being the basic work has already been done, the statement has already been prepared, and we want to take it forward. So we have had discussions with the HAL and DRDO, ADA and with the Navy as well, and we are quite confident. Whatever lessons we have learned from the LCA, with that the design part, substantial part of the design requirement has already been met, and some design verification also has happened. So they are very confident that by 2026, in case we place an order in good time, they should be able to make the prototype, and maybe 4-5 years of trials, and 2032 should be the time when they have the production starting. स्वदेशी तकनीक से आईएनएस विक्रांत का निर्माण करके भारत उन चंद देशों की फेहरिस्त में शामिल हो चुका है जो अपने दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। अब स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट्स का निर्माण करके हिंदुस्तान सैन्य की तैयारियों में एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात विमान दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं होते। ऑपरेशन के लिहाज से इन एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसे विमानों को ही तैनात किया जाता है जो छोटे रनवे पर टेक ऑफ करने में सक्षम हो। फिलहाल नेवी इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29 के विमानों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब तक हिंदुस्तान के अपने विमान बनकर तैयार नहीं हो जाते तब तक MiG-29 का साथ देने के लिए F-18 या राफेल खरीदने की तैयारी भी कर ली गई है। Since the numbers of the MiG-29 may reduce over time, we are looking at either the Rafale or the F-18, which is the only suitable aircraft for tech operations. They have done the trials at the shore-based test facility last year,
both of them are generally meeting all the requirements. Now the reports are getting evaluated, and then it's a call which has to be taken as to which aircraft will be bought. It will be a government decision, of course, and probably it will be through the government-to-government route. नौसेना ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपनी तैयारियां अभी से मुकम्मल कर ली है। ये तैयारी हिंदुस्तान के दूरदर्शी सोच का नतीजा है। जल, थल और नभ में हिंदुस्तान अब सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्वदेशी तकनीक से बने विमान इसकी मिसाल होंगे। इनके दम पर नौसेना समंदर और आकाश में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाएगी जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्र रक्षा के संकल्प में बात अब चीन के खिलाफ भारत की उस रणनीति की जिससे चीन का टेंशन में आना तय है। चीन के साथ लगती भारत की सीमा पर निगरानी और सुरक्षा करने वाली आईटीबीपी को सरकार ने और भी ताकतवर बनाने का फैसला किया है। आईटीबीपी की 7 नई बटालियंस बनने जा रही हैं, जिसके लिए 9,400 नए जवानों की भर्ती की जाएगी। साथ ही आईटीबीपी को एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी मिलने जा रहा है, जिससे चीनी सीमा की निगरानी अब और भी पुख्ता हो सकेगी। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस अब और शक्तिशाली होने जा रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन और भारत की सीमा पर मुस्तैद आईटीबीपी की ताकत में अब और इजाफा होने जा रहा है। आईटीबीपी को सरकार ने और भी मजबूत बनाने के लिए 7 नई बटालियन बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 9,400 नए जवानों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आईटीबीपी को एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी मिलने जा रहा है। इसके मायने ये हैं कि चीन से लगती सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही आईटीबीपी के जाबाजों की चप्पे चप्पे पर तैनाती होने वाली है। अब इनकी चौकन्नी नजरों के सामने अब परिंदा भी पार नहीं मार सकेगा। इसने जनवरी 2020 में, अगर आपको याद होगा, आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को भी उस समय अनुमोदित किया था। और इन नए बीओपीज और स्टेजिंग कैंप्स के निर्माण की कार्य प्रगति पर है। और जब इन बीओपीज और स्टेजिंग कैंप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 7 नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। 2020 में अरुणाचल प्रदेश में 47 नए बीपीओ यानी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की मंजूरी दी गई थी। साथ ही 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना को मंजूरी भी दी गई थी। वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी हैं। नए बीओपी और 12 स्ट्रेटेजिक कैंप स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है। इस फैसले का इंतजार पिछले कुछ समय से किया जा रहा था। जिस तरह से चीन सीमा के उस पार अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, नई चौकियां बना रहा है, चीन की रोजाना की नई नई साजिश और सीमा पर रणनीतिक गतिविधियों को देखते हुए आईटीबीपी को तत्काल अतिरिक्त बटालियन की जरूरत थी। खासकर अरुणाचल और उत्तराखंड सीमा पर इनकी अधिक आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही आईटीबीपी को नए जवान मिलेंगे। नई बटालियन और नए जवानों के आने से चीन की हरकतों पर और कड़ी नजर रखी जाएगी। शून्य से काफी कम जा चुका पारा भी आईटीबीपी के जवानों का हौसला नहीं टिका पाता। -40 से 60 डिग्री तापमान में भी ये मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। आईटीबीपी के जवानों को ट्रेनिंग कुछ ऐसे दी जाती है कि वे पहाड़, नदी, जंगल कहीं भी मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। आईटीबीपी के जवान करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग करते हैं। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है क्योंकि यहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। ऊपर से खून जमा देने वाली सर्दी चारों तरफ
बर्फ की सफेद चादर हालात को और भी मुश्किल बना देते हैं, लेकिन जवानों के बुलंद हौसले के आगे ये विपरीत हालात भी हार मानते हैं। ये जवान ट्रेंड होते हैं कि बर्फीले मौसम को कैसे मात देना है, कैसे ग्लेशियर को तोड़कर आगे बढ़ना है, कैसे फिसलन भरे पहाड़ों पर चढ़ना उतरना है और कैसे दुर्गम पहाड़ों पर मुश्किल मिशन को अंजाम देना है। हथियारों के अलावा हैंड टू हैंड फाइट में भी आईटीबीपी जवानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मार्शल आर्ट से लेकर युद्ध की हर कला में माहिर हैं आईटीबीपी के जाबाज। रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लेशियर ट्रेनिंग, स्कीइंग, हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। पल भर में दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं और इसलिए इनके भरोसे महफूज है देश की सरहद। आईटीबीपी के जवानों की ताकत और काबिलियत को चीन भी बखूबी जानता है, लिहाजा सरकार का यह फैसला चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। जून 2020 में लद्दाख के गलवान में खूनी झड़प के बाद से भारत चीन सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। पिछले साल 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ऐसे में चीन के खिलाफ इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी की ताकत तो बढ़ेगी ही, जवानों और अधिकारियों की संख्या बढ़ने से सीमा की सुरक्षा अभेद्य भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन से निपटने के लिए सरकार ने एक और आईटीबीपी को मजबूत बनाने का फैसला कर लिया है, तो दूसरी तरफ लद्दाख में शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। दरअसल लद्दाख में चीन काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार की कोशिश है कि लद्दाख और उसके चीन से सटी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा को पूरा साल देश के बाकी हिस्से से कनेक्ट करने पर इसके लिए एक और ऑल वेदर टनल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई है और शिंकुला टनल के निर्माण से पाकिस्तान से सटे कारगिल, सियाचिन से लेकर चीन से सटे पूर्वी लद्दाख तक हर मौसम में भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। ये टनल हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। इसे दुनिया की सबसे ऊंची ऑल वेदर टनल भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है। सबसे शॉर्टेस्ट रूट है नीमू, पदम, दारचा। इन रूटों पर, इस रूट पर शिंकुला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे देश भर के साथ इसको उपलब्ध करवाएगा और इसके टनल के साथ साथ अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जाएगा। यह टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 1681.51 करोड़ रुपया इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लद्दाख को ज़ंस्कार वैली होते हुए देश के अन्य भागों से ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा तथा टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सर्दी के महीनों में सप्लाई चेन को हम बरकरार रख पाएंगे और सैन्य बलों की मूवमेंट को भी हवाई मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग को और बल मिलेगा। जिस शिंकुला टनल को सरकार ने मंजूरी दी है वो इतनी खास क्यों है, अब जरा इसे समझते हैं। सरकार की मंजूरी के साथ शिंकुला टनल के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। सीमा के करीब बनने वाली इस टनल को 3 साल में तैयार करने की प्लानिंग है। देखिए, शिंकुला टनल को 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाना है। शिंकुला टनल करीब 4.25 किलोमीटर लंबी होगी और रणनीतिक तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण भी होगी। और इस टनल के बन जाने से सीमा तक सेना के लिए रसद पहुंचाने का सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा।
इस टनल के बन जाने के बाद लेह लद्दाख की जांस्कर घाटी पूरे साल देश से कनेक्ट हो जाएगी। अब बर्फ के बाद अभी बाकी हिस्सों से ये कट जाती है। देखिए, ये टनल जो है वो जांस्कर घाटी में टूरिज्म को बढ़ाने में खासी अहम साबित होगी। शिंकुला टनल के बन जाने से मनाली से लेह की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा भी मिलने वाली है। और देखिए, उत्तर भारत से ठंड रफ्ता रफ्ता ही सही लेकिन विदा जरूर होने लग गई है, मगर धरती का स्वर कहे जाने वाले कश्मीर में मौसम का मिजाज अलग अंदाज में देखा जा सकता है। यहां पड़ी बर्फ की चादर से नजारा जबरदस्त हो गया है, जिसका मजा लेने के लिए सैलानी वहां पहुंच गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही खुशनुमा बना रहेगा। मतलब साफ है कि बर्फ के मस्ती का ये सिलसिला अभी सैलानियों के लिए जारी रहेगा। सैलानियों को ये कुदरती एहसास काफी भा रहा है, तभी तो बढ़ी हुई संख्या में लोग धरती के स्वर्ग की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उत्तर भारत में जब पारा ऊपर चढ़ रहा हो तो फिर ऐसे नजारे दिल में लालच जगा देते हैं। तो क्या आम और क्या खास, कोई भी इनमें खो जाना चाहेगा। तभी तो देखिए किस तरह राहुल गांधी भी हो गए हैं यहाँ। बजट सत्र के बाद बढ़े सियासी पारे का सुकून तलाशते राहुल गांधी गुलमर्ग पहुंच गए, जहां सर्द की इस सफेद चादर पर स्कीइंग कर खुद के संतुलन को परखने की कोशिश की। इस दौरान उनकी हौसला अफजाई सैलानी और समर्थकों का बड़ा आंकड़ा रहा। यूं तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर में पूरा कर चुके हैं, लेकिन तब इस इत्मीनान से घाटी के इस सुकून के दीदार उन्होंने नहीं किए थे। बहरहाल राहुल गांधी भी दूसरी सैलानियों की तरह ही यहां पहुंचे हैं और गुलमर्ग की बर्फ में एंजॉय कर रहे हैं, जैसे यहां पहुंचे दूसरे सैलानी, जिन्हें यहां का दिलकश नजारा कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है और हम बहुत लकी हैं कि हमको स्नोफॉल भी देखने मिल रहा है। सो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। मेरा मानना है कि एक बार सबको आना चाहिए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। सैलानियों की मौजूदगी से यहाँ के स्थानीय लोग जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो भी खासे खुश हैं। कोरोना काल से कारोबार में आई कमी को अब नई जान मिल रही है, क्योंकि टूरिस्ट हमारा जान है सर, हम लोग है, बहुत अच्छा है सर यहाँ पे टूरिस्ट, हमारा धंधा है टूरिस्टों के साथ। आई लव माई इंडिया, आई लव माई टूरिस्ट सर। सैलानियों को यहाँ के मौसम ने कतई निराश नहीं किया है। यहाँ मस्ती में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। नजारा दिलकश होने की वजह से यहाँ आने वालों का दिल भी बाग बाग है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश भी बर्फ की सफेद चादर से इस वक्त ढका हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। कुफरी के पहाड़ों पे हल्की बर्फबारी हो रही है और आसमान से गिरती बर्फ की फुहारों का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी कुफरी में जमा हुए हैं। हालांकि कुफरी में बर्फ अभी सैलानियों की उम्मीद के मुताबिक नहीं गिर रही, बावजूद इसके पर्यटक हल्के स्नोफॉल में भीगकर भी खुश हैं। सेल्फी लेकर कुफरी की खूबसूरती को यादों में ये लोग संजो रहे हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों की तो मानो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई हो। लोग स्कीइंग का भरपूर मजा ले रहे हैं यहाँ पर। जिन्हें स्कीइंग नहीं आती वो भी स्कीइंग के जरिए बर्फ पे खुद को फिसलने से रोक नहीं पा रहे। देखिए, भीगे मौसम में बढ़िया खाने का लुत्फ भी लोग यहाँ पर जमकर उठा रहे हैं। गर्मा गर्म मैगी, चाय, कॉफी, समोसे का आनंद लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में शिमला के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में 19 और 20 फरवरी को बारिश बर्फबारी भी होगी। यानी सैलानियों को स्नोफॉल का मजा अभी और भी मिलने वाला है। एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है, बट फिर भी बर्फ जितना हमने सोचा था कि स्नोफॉल काफी अच्छी होगी उस हिसाब से तो कम ही है, बट ओवरऑल इट्स गुड। अकॉर्डिंग टू जैसे हम मनाली में भी गए हुए हैं, वहाँ पे तो काफी अच्छी स्नो है, देखने को काफी कुछ है, बट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, फिर भी इट वाज ओके।
और चलिए अब आपको रामनगरी में चल रहे विकास कामों से रूबरू करवा देते हैं। राम मंदिर का काम और तेज हो चला है क्योंकि जनवरी में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी टाइमलाइन इस तरह की बनाई गई है कि वो राम मंदिर निर्माण की टाइमलाइन से मैच हो सके। और इस बीच कर्नाटक से एक शिला अयोध्या लाई गई। माना जा रहा है कि इस शिला से मूर्ति गढ़ी जानी है। इससे पहले नेपाल के जनकपुर से 2 दिव्य शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची थी। गंडकी नदी से निकाली गई इन दिव्य शिलाओं की जांच की जा रही है। $490 साल के लंबे वनवास के बाद राम की आध्यात्मिक लोक हितकारी चेतना की अनुभूति अयोध्या के कण-कण में महसूस की जा रही है। पतित पावन जन्मभूमि पर सर्वमंगलकारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एहसास देश और दुनिया के राम भक्तों को आनंदमयी जिजीविषा से भर रहा है। इस बीच रामलला की मूर्ति गढ़ने के लिए कर्नाटक से एक और शिला अयोध्या पहुंची है, जिसे राम सेवकपुरम में नेपाल से आई देव शिलाओं के पास परीक्षण के लिए रखा गया है। इन शिलाओं से बनने वाले भगवान राम के दिव्य स्वरूप की कल्पना भक्तों के मन के पाप ताप संताप का नाश कर रही है। इन सब के बीच अयोध्या में भव्य दिव्य अनुपम अलौकिक राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि दिसंबर 2023 तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। प्रथम तल का निर्माण कार्य मुकम्मल हो जाने के बाद जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद भगवान भास्कर जब दक्षिणायण से उत्तरायण हो जाएंगे, उसी समय मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर काम को इस रूप में देखा जा रहा है कि ये कार्य किसी भी प्रकार अक्टूबर 2023 तक पूरा हो, ताकि हम प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कर सके। मैं अक्टूबर कह रहा हूं, आप सब जानते हैं कि हमने दिसंबर की घोषणा की है, तो मार्जिन रखना पड़ता है काम में। राम की अवतार भूमि अयोध्या में पाप विमोचन मंदिर के निर्माण कार्य के साथ भगवान के अनादि धाम के कायाकल्प का काम भी तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों को ऐसे विकसित किया जा रहा है जिससे यहां आने जाने वाले भक्तों को त्रेता युग की दैविक स्वर्गिक अनुभूति हो सके। तमाम इलाकों से जन्मस्थान मंदिर तक के रास्तों को भी प्रेम श्रद्धा और भक्ति के योग से तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये है कि इन मुख्तलिफ रास्तों के निर्माण कार्य को भी मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाए। जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के 3 मुख्य मार्ग बनाए जा रहे हैं। पहला श्री राम जन्मभूमि पथ, जो बिरला धर्मशाला से सुग्रीव किला होते हुए मंदिर तक पहुंचेगा। ये मार्ग 31 मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा भक्ति पथ, जो श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी होते हुए मंदिर तक पहुंचेगा। भक्ति पथ अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा राम पथ, जो गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ को अयोध्या धाम से जोड़ेगा। रामपथ का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इन सब के अलावा परिक्रमा पथ का भी निर्माण हो रहा है, जो अयोध्या के 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा की परिधि में होगा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित करने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है, जो अयोध्या के आसपास के 3 जिलों से होकर गुजरता है। इस परियोजना में श्री राम से जुड़े उन स्थानों को धार्मिक कलेवर के साथ विकसित किया जाना है, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है।
मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं, उनसे समन्वय स्थापित करते हुए यहाँ का रोड का डिज़ाइन हम लोगों ने कराया है और उनके संवाद हम लोग का कायम है और इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक पूरा यूनिफॉर्मिटी रहे और उसी के मर्यादा के अनुकूल रहे, उसी के अनुसार हम लोग रोड उसका बना रहे हैं। सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में अयोध्या की अमित महिमा गाई गई है। कहा जाता है कि समूची धरती के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ससीम पिंड को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन अयोध्या की धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में इतनी शक्ति है कि उसने असीम परमात्मा को अपनी ओर खींच लिया। उसी अयोध्या में 490 साल बाद दोबारा रौनक लौटी है। आज अयोध्या के कण कण श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा से लबरेज हैं। अयोध्या से बलबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको भक्ति के भवसागर में डूबे बिजनौर की तस्वीर दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के लिए भोले के भक्त गंगा जल लेने के लिए निकल पड़े हैं। शनिवार को महाशिवरात्रि का पर्व है और इससे पहले लोग हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं ताकि वो शिवरात्रि पे अपने आराध्य का गंगा जल से अभिषेक कर सके। इन कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस भी पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। ये शिव भक्तों की बारात है। जो भक्ति के सुरूर से सराबोर होकर कांवड़ लिए आगे बढ़े जा रहे हैं, बिना रुके बिना थके अपने आराध्य का नाम जपते चले जा रहे हैं। भक्ति के भवसागर में डुबकी लगाने के लिए कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है। हर तरफ बोलबम का जयकारा गूंज रहा है। घंटियों की झनकार के साथ शिव शंकर की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर कांवड़ियों का जत्था पूरे उत्साह में है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। तब तक बिजनौर की सड़कें कांवड़ियों से गुलजार रहने वाली हैं, जिनकी सेवा और सुरक्षा के लिए बिजनौर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी है। खुद पुलिस कप्तान अपने महकमे के साथ कांवड़ियों के सत्कार में जुटे हैं। पिछले दिनों में 70,000 से ज्यादा कांवड़िए कांवड़ लेकर यहाँ से गुजर चुके हैं। शहर के हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर कांवड़ियों की सुरक्षा की जा रही है। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। महिला कांवड़ियों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ हर चौराहे पर पुलिस सुरक्षा बूथ बनाए गए हैं। इसी के साथ कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो, इसलिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उनके खाने पीने के लिए रास्ते में लगातार भंडारे का आयोजन भी कर रहे हैं। कांवड़ियों के आराम के लिए पंडाल भी लगवाए गए हैं। संजीव शर्मा, बिजनौर, गुड न्यूज टुडे।